हाय गाइस, वेलकम अगेन मोसिना क्लासेस। तो स्टेट का क्लास नंबर 10 में वेलकम आप सभी को। तो हम लोग करने जा रहे हैं रिग्रेशन, एक ऐसी टॉपिक जो बहुत कंफ्यूज करती है बट बहुत ही सिंपली मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, पहली बात है रिग्रेशन का मतलब क्या होता है। इसका लिटरल मतलब होता है स्टेपिंग बैक और गोइंग बैक, यानी पीछे जाना। ओके, लेकिन इस मतलब से बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, मुझे पता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रैक्टिकल यूज़ में बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट होता है मच वाइडर पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो एस्टिमेट करना द अननोन वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ नोन वैल्यू, यानी नोन वैल्यू के बेस पे अननोन वैल्यू को जानना, यही होता है आपका रिग्रेशन। यानी दो वेरिएबल होते हैं एक्स एंड वाई, या इसमें से एक वेरिएबल पता हो हमको तो हम दूसरे को जान लेते हैं। ओके, यही होता है आपका सिंपली। आगे देखते हैं। कंक्लूसिवली इट कैन बी सेड दैट इन रिग्रेशन एनालिसिस एफर्ट आर मेड टू एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड वेरिएबल so that the corresponding value of other variable may be estimated or predicted if value of one variable is known। तो यानी आपको x या y में से कोई एक वैल्यू पता हो तो उसके बेस पे आप दूसरी वैल्यू को फाइंड कर सकते हो, निकाल सकते हो रिग्रेशन के अंदर। इसकी यूटिलिटी या एप्लीकेशन कहाँ पे है, तो एनालिसिस कॉज एंड इफेक्ट को एनालाइज करने में हेल्प करता है। रेट ऑफ चेंज को बताता है ये। ओके, रेट ऑफ चेंज का कॉन्सेप्ट बहुत डीप है, आगे मैं और डिटेल में इसको बताने वाला हूँ आपको। एस्टिमेशन ऑफ वैल्यू रिग्रेशन एनालिसिस प्रोवाइड एस्टिमेट ऑफ वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब होता क्या है कि हमें जो वैल्यू निकालनी होती है वो हमेशा हमें किसकी निकालनी होती है, डिपेंडेंट की। यानी जिसकी वैल्यू दी है वो उसको हम क्या मान लेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इसके बेस पे हम डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। मान लीजिए y की वैल्यू प्रेजेंट है तो y को हम मान लेंगे इंडिपेंडेंट, और इसके बेस पे हम x की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। यही बोला जा रहा है आपसे, एस्टिमेट करना। या वैल्यू x की दी हुई है तो हम y को डिपेंडेंट मान लेंगे और x के बेस पे y की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, निकाल लेंगे। ओके, इसके बाद कैलकुलेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, आर इक्वल टू, अच्छा ये जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो इसका जीपी होता है रिग्रेशन का, वो इक्वल टू होता है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के। जीपी ऑफ रिग्रेशन इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। यही मैंने कहा है, ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट इज इक्वल टू द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीन जो होता है इसका। डिग्री एंड डायरेक्शन कैन ऑल्सो बी मेजर विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस। डिग्री एंड डायरेक्शन को भी हम फाइंड कर लेते हैं इसके हेल्प से। अब यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट समझने में आती है रिग्रेशन लाइन, या ये आपने समझ लिया ना तो फिर एग्जाम में सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, नेट में जो भी आपके आएंगे या जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो उसमें स्टैटिक क्वेश्चन आ रहे हैं रिग्रेशन से, तो आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। इस लाइन को समझते हैं हम लोग। ठीक है, तो बेसिकली पहले हम सीधे सीधे फॉर्मूले पे आते हैं। तो ये आपके सामने इसका फार्मूला है। तो मान लीजिए y जो इधर है आपका, ये क्या होगा, ये डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसको हमें फाइंड करना होता है। ठीक है, यहाँ पे और जो x होगा वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ओके, ये ई आई जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एरर को, और ये जो है b जो है ना, ये है y इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या होता है, बेसिकली एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। एक एग्जांपल मैंने आगे लिया, चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी आपको। और जो x के साथ लगा होता है, जो इंडिपेंडेंट के साथ लगा होता है, वो होता है स्लोप आपका। ठीक है, और स्लोपी जो होता है वो रेट को जो है रिप्रेजेंट करता है, जो मैंने पीछे आपको बताया था। ये फॉर्मूला ऐसी तरह आपको याद रखना। ओके, तो सबसे पहले क्या आएगा, y आएगा जो डिपेंडेंट होगी। इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही, इसके ऊपर डिपेंड कर रही है, x के ऊपर। ठीक है, x क्या है यहाँ पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। b क्या है, स्लोप है, b1 स्लोप है। bo क्या है, y इंटरसेप्ट है। और e क्या है, जो आपका एरर है। इसका उतना कोई खास काम नहीं होता, आपको इतना सा फॉर्मूला याद रखना है। सिंपली हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ठीक है, a इंटरसेप्ट हो गया, b स्लोप हो गया, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और y जो हो गया डिपेंडेंट हो गया। इस साइड में जिसको मैं फाइंड करना होता है वो हमेशा क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। तो हम एक के बेस पर दूसरा निकाल सकते हैं, तो हम x की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, या हमें पता हो आपकी y की वैल्यू पता हो तो वहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और या हमें x की वैल्यू पता हो तो वहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यानी हम दो रिग्रेशन लाइन बना सकते हैं हमेशा। एक वेरिएबल हमें पता हो, उसके बेस में दूसरा निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमें क्या था,
एक्स की वैल्यू जो थी पता थी तो हमने वाई निकाल लिया, और यहाँ पे हमें क्या था, वाई की पता थी तो हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली। इस तरह से दो रिग्रेशन लाइन बन जाएंगी आपकी हमेशा। और आगे चलते हैं हम लोग थोड़ा सा, विथ एग्जाम्पल क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरसेप्ट एंड स्लोप। तो एग्जाम्पल्स हम क्लियर करते हैं। एक यहाँ पे लाइन ली गई रिग्रेशन लाइन, y जो है y इक्वल टू दिया है 130 प्लस 4.3x। ओके, तो यहाँ पे y क्या हो गया, y यहाँ पे हो गया आपका डिपेंडेंट, x क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। x और 130 क्या है, हो गया आपका इंटरसेप्ट हो गया यानी कांस्टेंट वैल्यू हो गई, और 4.3 क्या हो गया, स्लोप हो गया, यानी 1 यूनिट के इफेक्ट में कितनी इंक्रीजमेंट हो रही है, ये हो गया। यहाँ पे x क्या माना गया है हमने, हमें x यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, ये क्या है आपकी ओवरशॉट ट्रेनिंग है, ठीक है, जो 0 से लेकर 20 आवर तक ट्रेनिंग हो सकती है, मतलब किसी भी ऑफिस के अंदर ट्रेनिंग चल रही है स्किल को इंक्रीज़ करने के लिए। ये हो गया आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, और y क्या हो गया, स्कोर ऑन जॉब स्किल, ये आपका y जो है आपका स्कोर हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। इंटरसेप्ट क्या हो गया 130, 130 जो है जॉब स्किल स्कोर है विदाउट एनी ट्रेनिंग, जिसकी कोई ट्रेनिंग नहीं उसको क्या मिल रहा है, 130 मिल जा रहा है। तो डेट्स वाई मैंने क्या कहा था, कांस्टेंट वैल्यू होती है इंटरसेप्ट में ऐड कर देंगे हम। और 4.3 जो है आपका, एक मिनट, और द वैल्यू ऑफ स्लोप क्या है 4.3। 4.3 इंडिकेट कर रहा है ईच आवर ट्रेनिंग, ये हर घंटे ट्रेनिंग के बाद आपकी स्किल में कितनी इंप्रूवमेंट हो रही है, एक घंटे पे क्या हो रही है 4.3 हो रही है। तो ये हो गया आपका। अब दोबारा एग्जांपल पे आते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे। तो मान लीजिए 1 घंटा आपने ट्रेनिंग की, तो आपका स्कोर क्या हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 130, ये कांस्टेंट वैल्यू होगी इंटरसेप्ट वाली, प्लस 4.3 इंटू 1। इसी तरह आपने 2 ओवर का ट्रेनिंग की तो 4.3 इंटू 2 हो जाएगा। तो ये देख रहे हैं आप, लीनियर में बढ़ रहा है ना, हर घंटे के साथ वही कांस्टेंट वैल्यू इंक्रीज हो रही है ना, यही मैंने बोला था। जब भी लीनियर होगा यही इक्वेशन आपकी बन जाएगी, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। जब भी 2 वेरिएबल होगा, इन केस ऑफ 2 वेरिएबल देयर आर ऑलवेज 2 लाइन्स। 2 लाइन्स क्यों होगी, क्योंकि हम लोग अननोन से नोन को निकाल सकते हैं। अब अननोन कोई भी हो सकता है, एक्स भी वाई भी, और नोन भी कोई भी हो सकता है, एक्स भी वाई भी। बस इतनी सी बात है, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। एज्यूम एज एक्स वाई वी शेल हैव 2 रिग्रेशन लाइन, वन ऑफ एक्स ऑन वाई एंड द अदर वाई ऑन एक्स। ठीक है, 2 लाइन यहाँ पे बन जाएगी आपकी। वाई देयर आर 2 रिग्रेशन लाइन, 2 रिग्रेशन लाइन क्यों होती है, चेंज इन इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि बार बार चेंज हो रहा है ना। जब हम x को फाइंड कर रहे हैं तो उस समय x क्या हो जा रहा है, डिपेंडेंट, किस पे डिपेंड कर रहा है, y के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और जब हम लोग y को फाइंड कर रहे हैं तो x क्या हो जा रहा है, इंडिपेंडेंट। तो यानी डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं, कहाँ पे, रिग्रेशन के अंदर। बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। और एक कॉन्सेप्ट इसके अंदर और है, लाइन ऑफ बेस्ट फिट। इसका मतलब क्या होता है कि जो द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन ऑफ बेस्ट फिट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर। तो लीस्ट स्क्वायर के प्रिंसिपल ये बेस होता है, लीस्ट स्क्वायर डेविएशन के प्रिंसिपल पे। इसको आपको ऐसे ही याद रखना, और ऐसे ही एक कंडीशन आपके सामने आती है, जंक्शन आता है, तो आप बता सकते हो कि रिग्रेशन जो होता है वो बेस करता है लीस्ट स्क्वायर डेविएशन के ऊपर। और ये दोनों रीज़न भी है आपका 2 रिग्रेशन लाइन होने का। इसके बाद डिपेंडेंट वेरिएबल का कुछ और भी नाम होता है। कई बार होता क्या है ना कि हमें कॉन्सेप्ट पता होता है बट उसके मल्टीपल नेम नहीं पता होता। डेट्स वाई यहाँ मैंने बता दिया है मल्टीपल नेम आपके सामने। रिग्रेस्ड वेरिएबल कहते हैं, प्रेडिक्टिव वेरिएबल कहते हैं, स्प्लेंड वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, आपको याद रखना हो तो डिपेंडेंट डी से शुरू होता है तो इसका अंत भी डी से तीनों का हो रहा है आपका। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या नाम है, उसका एक ही नाम है, रिग्रेशन वेरिएबल। अब आते हैं हम लोग रिग्रेशन कोफिशिएंट के ऊपर। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं। रिग्रेशन कोफिशिएंट इज अलजेब्रिक मेजरमेंट ऑफ स्लोप ऑफ द रिग्रेशन। तो बेसिकली जो आपका रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है ना, वो जो स्लोप होता है आपका, जो मैंने कहा था y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, तो जो बी एक्स होता है ना वही आपका रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है। ठीक है, बी एस भी हो सकता है, बी वाई भी हो सकता है, क्योंकि हमें कभी x को इंडिपेंडेंट लेना होगा, कभी y को इंडिपेंडेंट लेना होगा। कोफिशिएंट इज अलजेब्रिक मेजरमेंट ऑफ द स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन। द कोफिशिएंट इंडिकेट दैट इट देयर इज अ यूनिट चेंज। यूनिट चेंज की बात हो रही है ना यहाँ पे, जो कांस्टेंट चेंज वहाँ पे हमने देखा था 4.1 आवर वाला, वही बात बोलना है यहाँ पे भी है। यूनिट चेंज इन द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल, देन व्हाट विल द एवरेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ अदर वेरिएबल। तो क्या वैल्यू में चेंज होता है, तो जो इंडिपेंडेंट होता है उसके बेस पे हम डिपेंडेंट की वैल्यू को निकाल लेते हैं यहाँ पे। देयर आर 2 रिग्रेशन इक्वेशन होगी आपकी, एक होगी x ऑन y, ठीक है, तो बी एक्स वाई कह सकते हैं, क्योंकि y यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट है, x क्या है, डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंडेंट है, y के ऊपर, तो बी एक्स वाई हो गया ना।
क्योंकि फॉर्मूला क्या था, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स वाई, ठीक है। और दूसरा जब पता हो तब क्या कर सकते हैं, y ऑन x, तो बी वाई एक्स हम कर सकते हैं। यही इसका स्लोप होता है और यही इसका क्या होता है, कोफिशिएंट होता है रिग्रेशन का। प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है, आगे आता रहेगा, बार बार आता रहेगा। तो सेम साइन होती है, बोथ द रिग्रेशन कोफिशिएंट, दो रिग्रेशन कोफिशिएंट होगा, दो रिग्रेशन लाइन होगी, तो सिंपल सी बात है, तो बोथ द रिग्रेशन कोफिशिएंट विल हैव द सेम एल्जेब्रिक साइन, आइदर बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव, या दोनों प्लस होंगे दोनों माइनस होंगे, लेकिन जो भी होंगे दोनों सेम होंगे। वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट अगला आपके सामने आता है, बोथ द कोफिशिएंट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, तो ये इनकी वैल्यू कभी भी रिग्रेशन के अंदर 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1 ही हो सकती है। इट मीन्स इफ़ वन ऑफ द रिग्रेशन कोफिशिएंट इज ग्रेटर देन 1 अदर मस्ट बी लेस देन 1, ठीक है। तो जब भी 1 एक रहेगा तो दूसरा 1 से कम रहेगा, जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या होगी, वो 1 से कम ही आएगी, 1 से ज़्यादा नहीं आ सकती कभी भी। तो रिग्रेशन कोफिशिएंट ग्रेटर देन 1 अदर मस्ट बी लेस देन 1, तो यही हो गया आपका बी एस वाई इंटू बी वाई एक्स, क्योंकि यही आपका क्या है, स्लोप है, और यही आपका स्लोप ही क्या होता है, आपका कोफिशिएंट होता है रिग्रेशन का। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल आएगी या 1 से कम आएगी, कभी 1 से ज़्यादा नहीं आ सकती, ये इसकी कंडीशन है, मैथमेटिकल प्रॉपर्टी। तीसरा क्या होता है, जो मैंने बोला आपको पहले भी मैंने बताया, कोरिलेशन के अंदर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इफ़ बोथ रिग्रेशन कोफिशिएंट आर नोन देन कोरिलेशन कोफिशिएंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग आर इक्वल टू, तो यहाँ पे वही आ गया आपका ज्योमेट्रिकल मीन वाली बात फिर से आ गई। तो जो रिग्रेशन का मल्टीप्लिकेशन होगा ना, ये वो इक्वल टू होगा कोरिलेशन के रिग्रेशन कोरिलेशन के कोफिशिएंट के, ठीक है। रिग्रेशन कोफिशिएंट जो मल्टीप्लाई करेंगे दोनों, उसकी वैल्यू जो होगी कोरिलेशन कोफिशिएंट के बराबर होगी। आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ज्योमेट्रिकल मीन के बराबर होता है, यही कंडीशन आती है, ज्योमेट्रिकल मीन के बराबर होता है, क्या बराबर होता है, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन का मल्टीप्लिकेशन। सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, 1 मिनट मैं दोबारा बोल देता हूँ, ठीक है। जो आपका रिग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीन होता है वो इक्वल टू होता है कोरिलेशन के रिग्रेशन से, बस इतनी सी बात है। आर इक्वल टू होता है ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट। कोरिलेशन कोफिशिएंट इज अ ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट, वही बात आगे लिखी भी है, आप यहाँ भी पढ़ सकते हो। साइन ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन विल हैव द सेम साइन एज दैट ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट, यानी कि दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट के साइन तो सेम होंगे ही होंगे, और रिग्रेशन कोफिशिएंट के साइन भी सिमिलर होंगे किसके, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के साइन के, यानी आर प्लस है तो रिग्रेशन का कोफिशिएंट भी जो होगा वो भी प्लस होगा, आर माइनस है तो जो रिग्रेशन का कोफिशिएंट है वो भी माइनस होगा आपका, यानी साइन ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट के ही सिमिलर होगा साइन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट, सिंपल सी इतनी सी बात है। मीन एंड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यहाँ पे देख लेते हैं, अर्थमेटिक मीन ऑफ बोथ रिग्रेशन कोफिशिएंट विल बी इक्वल और ग्रेटर देन द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसकी अर्थमेटिक मीन होगी, एवरेज ऑफ अर्थमेटिक मीन होगा, वो या तो इक्वल होगा आर से या आर से ग्रेटर होगा। आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद रिग्रेशन ऑफ कोफिशिएंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन में तो ये इंडिपेंडेंट होता है, यानी प्लस माइनस करने से कांस्टेंट वैल्यू से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन स्केल पे नहीं होता, यानी मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे रिग्रेशन के कोफिशिएंट के साथ कोई वैल्यू को, तो रिजल्ट जो होगा दूसरा आ जाएगा। यही ओरिजिन का मतलब प्लस माइनस होता है, स्केल का मतलब मल्टीप्लाई माइनस होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड होता है, ठीक है। टाइप ऑफ रिग्रेशन यहाँ पे देख लेते हैं छोटा सा। इफ रिग्रेशन एनालिसिस बेस्ड ओनली ऑन 2 वेरिएबल इट इज़ अ सिंपल रिग्रेशन, जो हमने अभी तक पढ़ा ये सिंपल रिग्रेशन था। मल्टीपल रिग्रेशन में क्या होता है, इफ मोर देन 2 वेरिएबल आर स्टडीड एट टाइम इन रिग्रेशन एनालिसिस इट इज़ नोन एज मल्टीपल रिग्रेशन। लीनियर मतलब क्या होता है, जब सेम क्वांटिटी बढ़ती है, जैसे 10% प्राइस बढ़ी तो 10% डिमांड डिक्रीज होगी, यानी सेम क्वांटिटी बढ़ रही है। कर्वीलिनियर क्या होता है, जहाँ पे कांस्टेंट जो है इंक्रीजमेंट नहीं हो रहा है आपका, ठीक है, यानी 10% प्राइस बढ़ी 8% डिमांड जो है वो घट गई, फिर 10% प्राइस बढ़ी तो डिमांड जो है 6% घट गई, तो यानी कांस्टेंट नहीं हो रहा है, अप डाउन हो रहा है यहाँ पर। इसके बाद कोरिलेशन रिग्रेशन में डिफरेंसेस हैं, तो इसको भी हम देख लेते हैं जल्दी से। कोरिलेशन इज यूज टू रिप्रेजेंट द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल, ठीक है। कोरिलेशन क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है लीनियर रिलेशनशिप को, जबकि रिग्रेशन क्या होता है, वो फिट द बेस्ट लाइन एंड एस्टिमेट वन वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ अनदर वेरिएबल। बेस्ट लाइन फिट द बेस्ट लाइन, वही जो मैंने आपको बताया था ना, मिनिमम वाली वैल्यू,
वही वाला कॉन्सेप्ट है। और एस्टिमेट वन वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ अनदर वेरिएबल, तो ये बेसिकली होता है एक्स के बेस पे वाई जानना, वाई के बेस पे एक्स जानना, यानी इंडिपेंडेंट के बेस पे डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को जान लेना। रिलेशनशिप ऑफ कॉज एंड इफेक्ट नॉट क्लियर होता है, कोरिलेशन में बहुत क्लियर नहीं होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, बट कई बार हम लोग उसको क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पाते विद द हेल्प ऑफ कोरिलेशन, बट रिग्रेशन में जो होता है बहुत ही क्लियरली हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट मैंने बताया था, वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मैंने बताया था पिछले क्लास में, +1 से लेकर -1 के बीच में रेंज हो सकता है, 1 से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता, बट ये कंडीशन रिग्रेशन में नहीं होती। रिग्रेशन कोफिशिएंट कैन नॉट मोर देन 1, negation however the multiplication of both regression coefficient cannot be more than 1। मल्टीप्लिकेशन एक से ज़्यादा नहीं होगा, ये तो हमने बता दिया पहले ही इसके मैथमेटिकल प्रॉपर्टी के अंदर, लेकिन नेसेसरी नहीं है कि इसकी क्या कंडीशन बनती है। जिस तरह से यहाँ +-1 है वैसी कंडीशन कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं है रिग्रेशन में। आगे चलते हैं हम लोग। कोफिशिएंट कोरिलेशन जो होता है इंडिपेंडेंट होता है ऑरिजिन से भी और स्केल से भी, ठीक है। ऑरिजिन प्लस एंड माइनस होता है और स्केल जो होता है मल्टीप्लाई डिवाइड होता है, इसको याद रखिए, कई बार आ चुका है इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ आपके सामने। रिग्रेशन कोफिशिएंट जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ऑरिजिन होता है बट नॉट ऑफ स्केल, मल्टीप्लाई डिवाइड करने से वैल्यू चेंज हो जाएगी इसकी। कोरिलेशन कोफिशिएंट इज अ रिलेटिव मेजर्स, ये रिलेटिव मेजर्स होता है, ये एब्सोल्यूट मेजर्स होता है। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग वैल्यूज़ निकालते हैं, एक्स के बेस पे वाई की वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू निकल जाती है, जबकि रिलेटिव मेजर्स होता है यानी संबंध बताता है एक्स और वाई के बीच में कि क्या आर की वैल्यू क्या है, कितना कोरिलेशन दोनों के बीच में है, और मैक्सिमम क्या हो सकता है कोरिलेशन 1 हो सकता है और मिनिमम क्या हो सकता है 0 हो सकता है, ठीक है। कोई संबंध नहीं तो 0 ही हो गया वो, लेकिन 1 से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता। कोरिलेशन एनालिसिस हैज़ लिमिटेड एप्लीकेशन एंड इट इज़ कन्फाइंड ओनली टू द स्टडी ऑफ लीनियर रिलेशनशिप्स बताता है ये, जबकि रिग्रेशन जो होता है लीनियर नॉन लीनियर दोनों बताता है। ये आपका छठा डिफरेंस हो गया। उम्मीद है क्लास पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। इसी के साथ आपका स्टेट का पूरा जो मैंने 10 वीडियो आपको कराया है वो ख़त्म हो जाता है। गुड नाइट, टेक केयर।